स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपने घर में आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और भगवान करे कि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो और आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और आप लोग वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकें। इसी उम्मीद को लेकर कि मैं आपके वीडियोस के माध्यम से हेल्प कर रही हूँ स्टूडेंट्स। जितनी मुझसे हो पाया मैं आपकी हेल्प करूँगी और कर रही हूँ। तो आज मैं इसी माध्यम से आपके लिए और क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जितने भी पहले परिभाषाएं थी उसी हिसाब से ये क्वेश्चन है। इसमें से मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और मेन पॉइंट्स आपको परिभाषाओं के माध्यम से भी पूछे जा सकते हैं। तो इनको आपको पॉइंट के माध्यम से भी याद रखना है और ये पूरा क्वेश्चन भी आपको याद करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आज का क्वेश्चन कौन सा है स्टूडेंट्स। आप लोग मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और लाइक ज़रूर कीजिए स्टूडेंट्स, इससे मुझे हौसला होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, श्वसन तंत्र की विशिष्ट बीमारियों का उल्लेख कीजिए। जो श्वसन तंत्र है स्टूडेंट्स, हमारा जो सांस जो है सांस तंत्र है उसके बारे में, उसकी बीमारियों के बारे में हमसे पूछा गया है यहाँ पे। तो चलिए हम उत्तर देख लेते हैं। श्वसन तंत्र में कुछ विशिष्ट प्रकार की भी बीमारियां हो सकती हैं जो कि सामान्य संक्रमणों की अपेक्षा अधिक घातक व जटिल होती हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। तो उन्होंने कहा है कि जो श्वसन तंत्र है हमारा, उसमें कुछ विशिष्ट प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं जो आम संक्रमण होते हैं उनकी तुलना में वो अधिक जो घातक होती हैं। तो इनका विवरण, इनका जो उल्लेख है हमारे पास यहाँ पे आगे हमें बताया गया है। तो पहला है स्टूडेंट्स हमारे पास अवरोधित स्वर यंत्र कंठ। अवरोधित स्वर यंत्र कंठ जो है जिसमें से हमें आवाज़ आती है। तो यह वो स्थिति है जिसमें स्वर यंत्र के अवरोधित होने के कारण सूखी खांसी होती है तथा श्वास लेने में दिक्कत होती है। फेफड़े तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न पहुंचने के कारण बच्चा नीला पड़ सकता है। जब बच्चा सांस लेता है तो खींचने की सी आवाज़ होती है। यह आमतौर पर डिप्थीरिया के संक्रमण में होता है और यह अति गंभीर स्थिति है। बहुत ही आसान से पॉइंट हैं स्टूडेंट, आपको याद हो जाएंगे। तो आगे इनका उपचार है। ऐसी स्थिति में बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो आगे इसके जो हमारा दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, श्वसनीय शोथ जो है, श्वसनीय शोथ को देख लेते हैं हम। यह श्वसनी के संक्रमण के कारण होता है जिसके परिणाम स्वरूप खांसी व बुखार हो जाता है। इसमें श्वास लेने में दिक्कत होती है तथा बच्चे को छाती के इर्द गिर्द कसाव महसूस होता है। श्वसन संकट भी हो सकता है। तो उपचार देख लेते हैं, इसके उपचार क्या हैं। यदि आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत हुई तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और समझाऊँगी भी। यदि कोई पॉइंट काटना है तो उसको भी बताऊँगी, लेकिन यदि ये पॉइंट आसान है तो स्टूडेंट्स आपको सीधे ही याद करने होंगे ये। तो चलिए इनका उपचार देख लेते हैं। उपचार के लिए डॉक्टर के पास भेजें। खांसी की पीने वाली दवा से श्वसन नली और श्वसनी के स्राव का जो चिपचिपापन होता है वो कम करने में मदद करती है और भाप लेने से भी आराम मिलता है। तो चलिए यहाँ पे दमा क्या होता है। जो स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर वाला हमारा था श्वसनी शोथ, तो इसमें मेरे हिसाब से ये पॉइंट जो बच्चों को निमोनिया हो जाता है उसके रिलेटेड लगता है मुझे। तो उसी में हम भाप लेके बच्चों को सांस लेने में आसानी दिलाते हैं ताकि बच्चे सांस आसानी से ले सकें। तो चलिए तीसरा पॉइंट है दमा। दमा एक गंभीर बीमारी है जो श्वसन नलियों को प्रभावित करती है। यह स्टूडेंट्स, यह बहुत संकटदायक स्थिति है जो बहुत छोटी उम्र में भी बच्चों को प्रभावित करती है। 3 साल की उम्र में के बच्चों को भी दमा हो सकता है और उनको इसके बार बार दौरे पड़ सकते हैं। यह श्वास संबंधी रोगों में सबसे अधिक कष्टदायी है।
तो इसका कारण क्या है स्टूडेंट्स? अनेक लोगों में यह एलर्जी मौसम, खाद्य पदार्थों, दवाइयों, इत्र, परफ्यूम जैसे खुशबू और कुछ अन्य प्रकार के पदार्थों से हो सकती है। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि कुछ जो स्मेल वाली जो परफ्यूम वगैरह स्मेल वाले पदार्थ होते हैं तो उनसे कुछ लोगों को एलर्जी होती है, उन्हें सांस की प्रॉब्लम होने लगती है। तो उसके बारे में हमें बताया गया है। कुछ लोग रुई के बारीक रेशे, आटे की धूल, कागज़ की धूल, कुछ फूलों के पराग, पशुओं के बाल, फफूंद और कॉकरोच जैसे कीड़े के प्रति एलर्जिक होते हैं। जिन खाद्य पदार्थों से आमतौर पर एलर्जी होती है उनमें गेहूं, आटा, दूध, चॉकलेट, बीन्स की फलियां, आलू, सुअर और गाय का मांस इत्यादि शामिल है। कुछ अन्य लोगों के शरीर का रसायन असामान्य होता है, जिनमें उनके शरीर के एंजाइम या फेफड़ों के भीतर मांसपेशियां जो होती हैं उनके दोषपूर्ण प्रक्रिया शामिल हो सकती है। अनेक बार अस्थमा एलर्जिक और गैर एलर्जी वाली स्थितियों के मेल से भड़कता है, जिसमें भावनात्मक दबाव, वायु प्रदूषण, विभिन्न संक्रमण और आनुवंशिक कारण शामिल हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि कुछ लोगों को तो आम तौर पर ही एलर्जी होती है, कौन कौन सी चीज़ों से होती है वो बताया गया है। और कुछ यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो वंशानुगत बच्चे होते हैं, शुरू से ही यदि माँ को है तो बच्चे को होगी, या पापा को है तो बच्चे को होगी। वंश से संबंधित भी कुछ बच्चों को या कुछ लोगों को बीमारियां होती हैं। तो लक्षण क्या हैं, इनके लक्षण देख लेते हैं। इस रोग के लक्षण व्यक्ति के अनुसार बदलते हैं। सामान्यतः यह नाक बहने व खांसी के साथ शुरू होता है और जल्दी ही घबराहट में बदल जाता है। यह घबराहट श्वसन संकट में बदल जाती है। यदि श्वास नली का संकुचन अधिक है तो ऑक्सीजन आवश्यकता से कम मात्रा में फेफड़े में पहुंचती है और इस कारण बच्चा नीला पड़ने लगता है। यदि यह अति गंभीर स्थिति है तो इसका उपचार है, दमे का उपचार कुछ हद तक डॉक्टर द्वारा हो सकता है। यदि लक्षण अधिक गंभीर हैं तो बच्चे को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। रोगी की माँ या उसकी देखभाल करने वाले को विशेष निर्देश देने होंगे कि जब बच्चे को दमे का दौरा पड़े तो उसे कैसे संभाले। दमे का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन इस पर नियंत्रण ज़रूर किया जा सकता है। बहुत आसान से सवाल हैं, बहुत आसान पॉइंट हैं। तो चौथा है स्टूडेंट्स हमारे पास निमोनिया। देखिए ये चौथा पॉइंट है। और यहाँ पे ये जो हमारे पास था तीसरा पॉइंट दमा, दूसरा पॉइंट श्वसनी शोथ, ऐसे पॉइंट आपको याद करने हैं। ऐसे पॉइंट्स के अलग अलग भी आपसे परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं। 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं स्टूडेंट्स। अलग तौर पर आपको ये पॉइंट याद करने चाहिए और अलग से भी पूछे जा सकते हैं आपको। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट है निमोनिया। निमोनिया एक तरह का छाती या फेफड़े का संक्रमण है जो जीवाणु या विषाणु, बैक्टीरिया या वायरस के कारण होता है। विषाणु के संक्रमण का कोई विशेष उपचार नहीं है, जबकि जीवाणु के संक्रमण का उपचार एंटीबायोटिक दवाओं से किया जा सकता है। तो इसके कारण क्या हैं? श्वसनी शोथ के बढ़ने से जब संक्रमण फेफड़ों तक फैल जाता है तो परिणाम स्वरूप निमोनिया हो जाता है। यह बूढ़ों और बच्चों में आम दिखाई पड़ता है क्योंकि उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता अर्थात प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। खसरे के बाद प्राय बच्चों को यह बीमारी हो जाती है। निमोनिया सर्दी जुकाम या फ्लू के बाद भी हो सकता है, विशेषकर सर्दी के दिनों में। इसके लक्षण हैं बुखार, श्वसन संकट व खांसी। निमोनिया के लक्षण हैं क्या लक्षण हैं? बुखार, श्वसन संकट व खांसी, सांस लेने में तकलीफ निमोनिया के लक्षण हैं। तो उपचार देख लेते हैं। बच्चे को डॉक्टर के पास भेजें। उपचार के लिए खांसी को पीने वाली दवा, एंटीबायोटिक दवाइयाँ तथा बुखार के नियंत्रण के लिए दवा दी जाती है। तो हमारा 5वां पॉइंट है यहाँ पे काली खांसी। ये भी एक मेन पॉइंट है। बहुत ही बड़ा संक्रामक रोग है जो एक प्रकार के बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है, जिसमें बच्चे को बहुत अधिक खांसी होती है और इस कारण उसे बेचैनी भी होती है। खांसी के साथ एक विशेष प्रकार की खौं खौं की आवाज़ होती है और हो सकता है खांसते खांसते उल्टी भी हो जाए। तो काली खांसी में जब सांस लेने में तकलीफ होगी, खांसी आएगी, तो यहाँ पे बच्चे की आवाज़ कैसे खौं खौं सी छाती में से आती है और यदि और मुश्किल होती है तो बच्चे को उल्टी आ जाती है। तो यह बचपन में होने वाली बीमारी है और 5 साल से अधिक उम्र के बच्चे को प्रभावित नहीं करती।
तो इसका बचाव है स्टूडेंट्स, टीकाकरण द्वारा इस बीमारी से बचा जा सकता है। उपचार देख लेते हैं। खांसी से पीड़ित बच्चे को डॉक्टर के पास भेजें। एंटीबायोटिक दवाओं से इसका उपचार किया जाता है, परंतु उपचार तभी प्रभावी है अगर संक्रमण के पहले सप्ताह में ये दवाइयाँ दी जाएं। काली खांसी 3 महीने बाद अपने आप कम होने लगती है, तो यदि इसका संपूर्ण इलाज किया जाए तो ये अपने आप, देखिए हमसे बताया गया है कि कम होने लगती है। तो छठा जो पॉइंट है हमारे पास, क्षय रोग तपेदिक। तो क्षय रोग जो है तपेदिक या टीबी एक गंभीर बीमारी है। यह बच्चे के शरीर के किसी भी भाग को प्रभावित कर सकती है जो तपेदिक है। तो कारण है स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास, यह वायु द्वारा संवाहित संक्रामक रोग है। यह जीवाणु द्वारा फैलता है। यह व्यक्ति के छींकने व खांसने से फैलता है, इसलिए भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में यह बहुत आम बीमारी है। हमारे देश में अधिकांश व्यक्ति जीवन में कभी न कभी क्षय रोग के जीवाणुओं के संपर्क में आते हैं, लेकिन यदि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो और शरीर संक्रमण के खिलाफ प्रतिरक्षी उत्पन्न कर सके तो व्यक्ति को यह संक्रमण नहीं होता। दूसरी ओर वे बच्चे या वयस्क जो कमज़ोर और कुपोषित हैं और भीड़ भरे क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें क्षय रोग जल्दी होने की संभावना होती है। क्षय रोग से संक्रमित गाय का कच्चा दूध पीने से भी टीबी की संभावना रहती है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। जब शरीर मलेरिया, खसरे, काली खांसी या दीर्घकालीन हैजे के कारण पहले से ही कमज़ोर होता है तो वह व्यक्ति क्षय रोग से ज़्यादा आसानी से ग्रस्त हो सकता है। आहार में प्रोटीन व कैल्शियम की कमी से संक्रमण की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। अशुद्ध वातावरण और शारीरिक दुर्बलता से भी यह रोग हो जाता है। तो मेन पॉइंट्स आपको इसमें से उठाने हैं और मेन पॉइंट्स आपको याद कर लेने हैं। तो लक्षण देख लेते हैं। सामान्यतः खांसी क्षय रोग का शुरुआती लक्षण है। इसके अलावा व्यक्ति को हल्का फुल्का बुखार भी महसूस होता है, विशेषकर शाम के समय में। अधिकांश मामलों में वज़न का ना बढ़ना या वज़न का कम होना क्षय रोग का एकमात्र लक्षण होता है। जो बच्चे लंबे समय से बीमार हैं या जो कुपोषित हैं, उनकी यह जानने के लिए जांच कर लेनी चाहिए कि उन्हें क्षय रोग है या नहीं। अगर किसी बच्चे का वज़न ना बढ़े तो उसकी भी क्षय रोग के संक्रमण के लिए जांच करा लेनी चाहिए। तो क्षय रोग केवल फेफड़े को ही नहीं प्रभावित करता, यह शरीर के किसी भी भाग को, विशेषकर लसिका ग्रंथियों को प्रभावित कर सकता है। कभी कभी बच्चे के गर्दन पर सूजन देखी जा सकती है। ये दरअसल सूजी हुई लसिका ग्रंथियाँ होती हैं। इनके सूजने का सबसे सामान्य कारण है क्षय रोग। तो इसका उपचार क्या है स्टूडेंट्स? उपचार है, अगर बच्चे में क्षय रोग होने का संदेह है तो उसे अस्पताल PHC भेजें। इस संक्रमण से मुक्ति के लिए प्राय कई तरह की दवाइयों को मिला जुला कर दिया जाता है और यह दवाई बच्चे को कम से कम 6 महीनों तक खानी होती हैं। क्षय रोग के उपचार की प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक अनुवीक्षण तथा अनुकरण करना चाहिए। क्षय रोग के अधिकांश मामलों में दवाएं असर करना बंद कर देती हैं क्योंकि रोगी दवा लेने संबंधी निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं करते तथा ज़रूरत से कम दवा लेते हैं। क्षय रोग से पीड़ित सभी व्यक्तियों को डॉक्टर द्वारा बताए गए दवा संबंधी निर्देशों का अनुकरण करना चाहिए और परिवार के अन्य सदस्यों को इससे बचने के उपाय तब तक करने चाहिए जब तक कि पीड़ित व्यक्ति के संक्रमण का पूरी तरह उन्मूलन न हो जाए, पूरी तरह उसका इलाज ना हो जाए। इसके अलावा उपचार के दौरान नियमित तौर पर बच्चे को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाना चाहिए। तो यहाँ से आपको मेन पॉइंट्स उठाने हैं और लिखने हैं। यह लंबी अवधि की बीमारी है और इसका उपचार काफ़ी लंबा होता है तथा कई महीनों के लिए निरंतर वह नियमित रूप से दवा देनी होती है। आत्मा को समझाना चाहिए कि यदि लक्षण ना भी दिखाई दें तो भी उपचार पूरा करना होगा, क्योंकि पूरा इलाज नहीं करवाने से यह बीमारी कुछ अंतराल के बाद फिर आ जाती है। तो इसकी जड़ तक जाना चाहिए स्टूडेंट्स। उन्होंने हमें बताया है कि उनके बच्चे के माँ बाप को इसकी जड़ तक जाना चाहिए, इसकी दवा बीच में नहीं छोड़नी चाहिए कि एक बार बच्चा ठीक हो गया और
उसको बाद में दवाइयों की ज़रूरत नहीं, तो वो कहते हैं कि ये बीमारी दोबारा फिर से हो सकती है। तो इसकी रोकथाम है, क्षय रोग से बचाव के लिए हर बच्चे को जन्म के तुरंत बाद BCG का टीका लगाया जाता है। यह बच्चे को जन्म से 10 दिन की अवधि में दे दिया जाता है। यह भी देखा गया है कि यह टीका क्षय रोग के संक्रमण से बचाव करता है, लेकिन यदि शरीर गंभीर रूप से क्षय रोग के जीवाणुओं से प्रभावित हो जाए तो BCG का टीका संक्रमण के असर को कम करता है। इसके अलावा स्वस्थ जीवन शैली की मदद और शरीर की प्रतिरक्षी क्षमता को उन्नत करने से इस बीमारी के खतरे को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, मेन पॉइंट्स उठा के आपको लिखने हैं और काफ़ी लंबा मत लेके जाइए, मेन पॉइंट मत छोड़िए। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि आपको यदि आप सब कुछ मिला जुला कर लिखेंगे तो आपका पेपर रह जाएगा और आपको अंक मिलने से रह जाएंगे। मेन पॉइंट्स उठाइए और मेन पॉइंट्स ही क्वेश्चन में लिखिए, ताकि आपका समय ख़राब ना हो, आपका समय पूरा हो और आपका पेपर भी पूरा हो जाए। तो चलिए, हमारे पास अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आँखों की जांच, आँखों के संक्रमण तथा आँखों के रोग एवं विकृत पर प्रकाश डालिए। तो स्टूडेंट्स, 3 क्वेश्चन बन गए हैं। आँखों की जांच, आँखों के संक्रमण और आँखों के रोग एवं विकृति पर प्रकाश डालिए। तो ये 4-4 नंबर वाले आपके 3 क्वेश्चन इसमें बन गए हैं और आपको ये मेन पॉइंट्स अच्छे से सुनने होंगे और याद करने होंगे। ये यदि आपको 10-15 नंबर का क्वेश्चन आता है तो सारा आपको लिखना है, और यदि इसमें से बीच बीच में से भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो अथवा आँखों में कोई रोग या विकृति तो नहीं है, इसकी जांच कैसे की जा सकती है, अथवा आँखों के संक्रमण से प्रभावित होने के चिन्हों व लक्षणों की सूची बनाइए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आँखों की जांच करना, पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, बच्चे की आँखों की जांच सरलता से की जा सकती है। शिशुओं की आँखों की जांच करने के लिए स्तनपान करते समय उन्हें देखें और ध्यान दें कि वे आँखें घुमाते हैं कि नहीं। देखें कि आँखें पूरी तरह स्वस्थ हैं या उनमें कोई चिन्ह या दाग है। फिर माँ को शिशु का सिर पकड़ने को कहें। वह आँखों की निचली पलक की जांच करने के लिए उसे धीरे से नीचे की ओर खींचें। बड़े बच्चों की आँखों की जांच अच्छी रोशनी में करें। यह देखें कि आँखों की क्रियाएं सामान्य हैं या नहीं। फिर स्वच्छ मंडल व नेत्रलेशमता जो है की जांच, नेत्रश्लेमता की जांच के लिए निचली पलक को धीरे से नीचे की ओर खींचें। आँख की ऊपरी पलक को उठाकर जांच करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा करने से बच्चों को बहुत पीड़ा होती है। नीचे कुछ संकेत दिए हुए हैं जो इस बात के सूचक हैं कि आँखों में कोई समस्या है। बहुत आसान सा पैराग्राफ है स्टूडेंट, सारे पॉइंट्स मेन हैं और आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो आगे पहला पॉइंट देख लेते हैं। आँखों के संक्रमित होने पर निम्न लक्षण दिखाई देंगे। कौन से लक्षण दिखाई देंगे स्टूडेंट्स? हमारे पास पहला पॉइंट आ जाता है लालिमा के साथ खुजली, मतलब कि आँखें लाल हो जाती हैं और आँखों में खुजली होनी शुरू हो जाती है। तो ख पॉइंट है लाल व दुखती आँखें, जिनमें से स्राव हो भी सकता है और नहीं भी, और उनमें से मतलब कि लाल व दुखती आँखें जो हैं उनमें से कभी कभी पानी गिरता भी है और नहीं भी गिरता, हमसे बताया गया है। ग पॉइंट है आँखों से पानी बहना व चिपचिपी आँखें, और घ पॉइंट है आँखों से चिपचिपा पीला पदार्थ निकलना। तो आगे है आँखों में निम्न प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट है आँखों में निम्न प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। क पॉइंट है आँखों में खुजली व जलन होगी। क पॉइंट है आँखों में खुजली व जलन होगी, और ख पॉइंट है आँखों में दर्द होगा तथा पानी आएगा। तो तीसरा पॉइंट है विटामिन की कमी। तो क पॉइंट है विटामिन ए की कमी से क्या हमारी मुश्किलें जो आती हैं वो कौन सी हैं? तो पहला है रतौंधी होगी, कम प्रकाश में अथवा रात में देख ना पाना। दूसरा पॉइंट है नेत्रलेशमता पर धुंधले धुंधले सफ़ेद रंग के दाग होना। तो जो हमारी आँख का सफ़ेद भाग होता है उसके बारे में बताया गया है कि धुंधले धुंधले सफ़ेद दाग हो जाते हैं। और तीसरा पॉइंट है स्वच्छ मंडल का अपारदर्शी होना और बाहर की ओर फूलना। तो चौथा पॉइंट है स्वच्छ मंडल पर अल्सर होना।
ख पॉइंट है हमारे पास स्टूडेंट्स विटामिन बी की कमी। पहले ए की कमी थी और बी की कमी देख लेते हैं। नेत्रलेशमता मटमैला होना, नेत्रलेशमता का मटमैला होना। और इसमें हमारे पास एक ही पॉइंट है, विटामिन बी की कमी से क्या होगा, नेत्रलेशमता मटमैला हो जाएगा। चौथा पॉइंट है दोषपूर्ण नेत्र दृष्टि, जिसके सूचक निम्नलिखित हैं। का पॉइंट है स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ का, दोषपूर्ण नेत्र दृष्टि, जिसके सूचक निम्नलिखित हैं। दोषपूर्ण नेत्र दृष्टि के सूचक देख लेते हैं। का पॉइंट है पास की चीज़ों को देखने में कठिनाई होना। ख पॉइंट है धुंधली दृष्टि अर्थात वस्तु को स्पष्ट रूप से न देख पाना। और ग पॉइंट है दूर की चीज़ों को न देख पाना या देखने में कठिनाई होना। घ पॉइंट है भैंगेपन के कारण चीज़ें दो दो दिखना। और ड पॉइंट है विकृत दृष्टि का या दो दो चीज़ें दिखाई देना। तो उपरोक्त सभी लक्षण लेंस या नेत्र गोलिक के आकार में परिवर्तन होने के कारण दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें जितने भी पॉइंट हैं स्टूडेंट्स आपको याद करने हैं, अच्छे से याद कर लेने हैं। अलग अलग मेन पॉइंट्स हैं और पहले क्वेश्चन में भी जो हमने इस वीडियो में देखा है और दूसरे वीडियोस में भी। और मैं आपके लिए मेन परिभाषाएं भी लेकर के आऊँगी जो 4 और 5 नंबर की होती हैं। तो आप लोग अपनी जो पेपर की तैयारी है वो कीजिए। और मैं मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।